गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th के हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से अंतिम अध्याय 12 जिसका शीर्षक है कुछ सवाल और जिसके कवि हैं पाब्लो नेरुदा के द्वारा रचित कविता का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले कविता को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम कवि परिचय, कवि के द्वारा रचित रचनाएं, पाठ परिचय, तत्पश्चात जितने भी पद हैं सबका अर्थ हम लोग जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग कवि के परिचय को हम लोग जानते हैं। पाब्लो नेरुदा का जन्म सन 1904 में दक्षिणी अमेरिकी देश चिली के पराल शहर में हुआ था। इनका मूल नाम नेफ्ताली रिकार्डो रेयस बासो ऑल्टो था। इन्होंने अपना नाम नेरुदा चेकोस्लोवाकिया के प्रसिद्ध कवि जॉन नेरुदा की स्मृति में लिखना आरंभ किया तथा इसी नाम से प्रसिद्धि पाई। इन्होंने सांतियागो में चिले विश्वविद्यालय में फ्रेंच और शिक्षा शास्त्र की पढ़ाई की। इनकी ख्याति यानी प्रसिद्धि एक विचारक एवं लेखक के साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में रही है। 1927 ईस्वी में इन्हें काउंसलर बनाकर बर्मा भेजा गया और इस प्रकार 8 वर्षों तक विभिन्न शहरों में काम करते रहे। इन्हें पिकासो और पॉल रॉबसन के साथ विश्व शांति पुरस्कार दिया गया। इनका देहांत 1973 ईस्वी में हुआ। इनके द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं 20 लव पोएम्स एंड ए सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर, रेजिडेंस ऑन अर्थ, केंटो जनरल, द कैपिटन्स वर्सेस द फुली एम्पावर्ड। इनके अतिरिक्त उन्होंने अपनी आत्मकथा मेमोइर्स में भी लिखी है। पाठ परिचय, यह जो कविता है कुछ सवाल यानी कुछ प्रश्न के बारे में संबोधित है। कुछ प्रश्न हम लोग से पूछा जा सकता है। कवि इस कविता के माध्यम से कुछ सवाल यानी कुछ प्रश्न का जिक्र किए हैं। तो पाठ परिचय में हम लोग बता सकते हैं कि कुछ सवाल के माध्यम से कवि प्रकृति में होने वाले 2 असमान घटनाएं, अब प्रकृति में बहुत सारे घटनाएं घटित होते रहते हैं, लेकिन यहाँ जिक्र है 2 असमान घटनाएं। तो वह 2 असमान घटनाएं क्या क्या हैं? एक तो है विध्वंस तथा दूसरा है निर्माण को साथ साथ दिखाते हुए मनुष्य की आदमीय जिज्ञासा में विश्वास रखता है। उसका मानना है कि जड़ों को उजाले की ओर बढ़ना है तथा प्यार यानी हवा का स्वागत अनेक रंगों और फूलों से करना है। आइए अब हम लोग कविता की तरफ रुख करते हुए पद बाय पद पढ़कर उसके अर्थ को समझेंगे। यदि सारी नदियाँ मीठी है तो समुद्र अपना नमक कहाँ से पाता है? ऋतुओं को कैसे मालूम पड़ता है कि अब पोलके बदलने का वक्त आ गया है? जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि यदि सारी नदियाँ मीठी हैं, हम लोग जानते हैं कि नदियों का जल कैसा होता है? मीठा होता है।
और समुद्र का जल खरा होता है यानी नमकीन होता है। इसलिए कवि भी इस कविता के माध्यम से पूछ रहे हैं कि यहाँ जो नदियाँ हैं उसका जल इतना मीठा क्यों है, और समुद्र है तो उसका जल इतना नमकीन क्यों है। क्योंकि नदियों के मिलने से ही समुद्र का निर्माण होता है। आगे है, ऋतुओं को कैसे मालूम पड़ता है कि अब पोल के बदलने का वक्त आ गया है। तो ये दोनों पदों में कवि बताना चाह रहे हैं कि सर्वप्रथम यह कविता तो प्रश्नात्मक शैली से है। प्रश्नात्मक शैली में यह जानना चाहता है कि यदि सारी नदियों का जल मीठा है तो समुद्र का जल कैसे खरा हो गया है। ऋतु किस प्रकार अपने नियत समय पर आकर प्रकृति में परिवर्तन ला देती है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि ध्वंस एवं निर्माण प्रकृति के जो शाश्वत नियम हैं दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। आगे हैं, जाड़े इतने सुस्त रफ्तार क्यों होते हैं और दूसरी कटाई की घास इतनी चंचल उड्डीयमान क्यों होती है। यानी जैसे ही शरद ऋतु आती है, ठंडा आते हैं, हम लोग भी क्या पड़ जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं। जो हमारा रफ्तार गर्मियों में रहता है वो क्या पड़ जाता है, सुस्त पड़ जाता है। आखिर यह क्यों। तो कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि कवि का विश्वास है कि मनुष्य जिजीविषा के बल पर सृष्टि का निर्माण करता रहा है। उत्थान के बाद पतन है, ध्वंस और निर्माण प्रकृति के नियम हैं। दोनों अपने अपने नियम के अनुसार चलते रहते हैं। ध्वंस के बाद मनुष्य अपनी सुख सुविधा के लिए नए निर्माण में जुट जाता है। कवि अपना विश्वास प्रकट करते हुए कहता है कि जिजीविषा मानव जीवन की ऊर्जा है। जैसे जड़ें धरती से इसी कामना से रस ग्रहण करती है कि एक न एक दिन उसे उजाले की ओर चढ़ना है, अर्थात उससे शाखाओं को विकास पाना है। कहने का यहाँ मूल भाव है कि जो मनुष्य दृढ़ता यानी विश्वास के साथ कर्म पथ पर आगे बढ़ता है, अपने कर्म जो कार्य करता है कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहता है, उसका जीवन निश्चय ही क्या होता है, सुखमय होता है, आनंदमय होता है। जो मेहनत करता है उसे ही उसका फल प्राप्त होता है। जो आलसी है, सुस्त है, वह मेहनत अगर नहीं करता है तो हमेशा क्या है, उसका आलस हमेशा बना रहता है। इसलिए बोला गया है कि जो अपने कर्म पथ पर दृढ़ता से विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ता है, निश्चय ही उसका जीवन क्या होता है, सुखमय होता है। आगे हैं, और फिर बयार का स्वागत ऐसे रंगों और फूलों से करना, क्या हमेशा वही बसंत होता है, वही किरदार फिर दोहराता हुआ। तो कवि का मानना है कि वातावरण किसी भी नए सृजन का क्या है, एक आधार है। अनुकूल वातावरण में ही व्यक्ति विकास करता है अथवा एक नया संसार को बसाता है। अतएव व्यक्ति अनुकूल वातावरण का हृदय से स्वागत करते हैं, क्योंकि व्यक्ति अनुकूल वातावरण में ही जीवन के मर्म यानी रहस्य को समझता है अथवा महान पद पर आसीन होने में सफल होता है। जब हम अपने जीवन का रहस्य महत्व को समझ जाएंगे तो निश्चित ही क्या है, हमारा जो लक्ष्य है, जो हमने सोच रखा है, उसी लक्ष्य की ओर क्या है, निरंतर हम लोग बढ़ते जा सकते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति समाज अथवा देश वातावरण पाकर ही क्या बन सकता है, एक पूज्यमान बन सकता है, पूजने योग्य बन सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग बोल सकते हैं कि बसंत के आने पर बयार का स्वागत अनेक रंगों तथा फूलों से इसलिए किया जाता है क्योंकि बयार मतलब हवा वातावरण को क्या बना देता है, मधुमय बना देता है। क्योंकि उस समय बहुत सारे रंग बिरंगे फूल निकलते हैं,
चारों तरफ फूलों की सुगंधित से पूरा क्या वातावरण में सुगंधित हो जाता है। वैसे ही मनुष्य अपनी जिजीविषा यानी अपनी जो इच्छा है उसके कारण वातावरण ऐसा बना देता है कि वह हमेशा निश्चित कार्य के लिए, वह आगे बढ़ने के लिए हमेशा क्या रहता है, तत्पर रह सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि बसंत की भूमिका सदा एक सी रहती है। बयार अर्थात वातावरण की स्वागत योग्य बना देते हैं, यानी हवा ही है, वायु ही है, क्या है, वातावरण में हमेशा सुगंध पाने के लिए, सुगंधित रहने के लिए, सुगंध को दोहराने के लिए हमेशा निरंतर तैयार रहता है स्वागत करने के लिए। तो इस तरह से कुछ सवाल शीर्षक जो है आपके पास वीडियो के माध्यम से भेजा जा रहा है, और एक प्रश्न चिन्ह भी यहाँ है कि कुछ सवाल, यानी क्यों इस शीर्षक का नाम कुछ सवाल रखा गया है, क्योंकि इसमें जितने भी पद हैं सब प्रश्न माध्यम हैं और प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश की गई है। तो अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न अभ्यास के साथ मिलेंगे।